नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्की कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, मैं हूं लक्की राज और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, हम पढ़ा रहे हैं आपको विकारी शब्दों के बारे में। विकारी शब्द में हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में और आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। मित्रों, जिस प्रकार आप सभी ने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पर बहुत सारा स्नेह और मार्गदर्शन दिया है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पर भी आप मुझे प्रेरित करेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये सारा कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मित्रों, आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं मित्रों कि विकारी शब्द हम पढ़ रहे हैं, तो विकारी शब्द होते क्या हैं? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। इसी कड़ी में हमने 3 पढ़ लिए हैं। चौथा शब्द है हमारा क्रिया। आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और क्रिया के संबंध में जैसे भी प्रश्न आते हैं, किसी भी स्तर का एग्जाम हो, चाहे निम्न स्तर का हो या उच्च स्तर का हो, मैंने आपका पूरा ख्याल रखा है कि हर प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, सारा का सारा आपका सही हो। इसी कड़ी में चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। चलिए मित्रों, आज बात करेंगे हम क्रिया की। तो आपको विदित है कि क्रिया जो है संस्कृत में ये जो है वो धातु कहलाती है और धातु के साथ प्रत्यय के रूप में ना का प्रयोग करेंगे तब हमारा वो हिंदी में क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। ये तो आप सबको विदित है। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों, तो आपको इतना तो पता है कि संस्कृत में धातु कहलाती है, धातु के पीछे प्रत्यय लगता है, ना हमारी क्या बन जाती है? क्रिया। जैसे संस्कृत में होती है लिख धातु होती है, ठीक है, इसके पीछे हम क्या लगा रहे हैं? ना। तो ये जो शब्द बनेगा, ये शब्द बनेगा लिखना। और आपको विदित है, पता चल गया है कि लिखना जो हमारी हिंदी में वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। ठीक है मित्रों, अब हम यहाँ तक तो प्रश्न नहीं आते इस प्रकार के, लेकिन आपका जो स्तर है वो तो नींव है, वो तो सही होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्रिया को किस प्रकार से पढ़ेंगे कि जो भी प्रश्न है सारे वो आपके सही से क्या हो जाए? हल हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए मित्रों, हम पढ़ेंगे आज क्रिया को 3 तरीके से। आप सबको विदित है कि क्रिया का वर्गीकरण है वो 3 तरीके से होता है। क्रिया को हम कर्म के आधार पर पढ़ते हैं, प्रयोग संरचना के आधार पर पढ़ते हैं और क्रिया को हम काल के आधार पर भी पढ़ते हैं। सभी को स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। चलिए मित्रों, अब हम बात करेंगे जो क्रिया को हम पढ़ते हैं, तो क्रिया को नंबर 1 हम पढ़ेंगे आज कर्म के आधार पर क्रिया। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सकर्मक, अकर्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न आ जाए, एक कर्मक, द्विकर्मक, आपके गलत होने के कोई चांस नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं आपको पता है? 2 होते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या? अकर्मक और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अब आपको अकर्मक और सकर्मक में आपको विदित हो गया है, पता चल गया है कि अकर्मक और सकर्मक की जो परिभाषा है वो इन शब्दों में ही समाहित है। तो चलिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अकर्मक यहाँ पे कर्म है, क्योंकि कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ रहे हैं तो कर्म तो होगा ही होगा। ठीक है, कर्म यदि अकर्मक के रूप में बात करें, अ का मतलब क्या होता है? बिना या रहित। किसके बिना, किसके रहित? कर्म के बिना। जो क्रिया आएगी ना, हम पढ़ क्या रहे हैं? क्रिया। तो क्रिया कर्म के बिना अकर्मक होगी। और इधर बात करते हैं स, यानी क्या होता है? साथ या फिर सहित। किसके सहित, किसके साथ? कर्म के साथ। अब परिभाषा आप समझ गए क्या? कि यहां पर आपको ध्यान रखना, हम क्रिया पढ़ रहे हैं और क्रिया के साथ यदि कर्म दिया गया है, सकर्मक क्रिया होगी। कर्म रहित क्रिया है, बिना कर्म की क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये परिभाषा के रूप में देखना है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जिसमें
कर्म नहीं हो। ठीक है ना, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म दिया गया हो। बात आई समझ में? तो ये था हमारा अकर्मक और सकर्मक। अब प्रश्न किस प्रकार के आएंगे एग्जाम में, प्रश्न की प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होगी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सदस्यता ज़रूर लेवें आप। ठीक है, अब हम बात करेंगे अकर्मक सकर्मक तो हमने पढ़ लिया, मतलब क्या होता है मुख्य रूप से कि कर्म दिया हुआ है तो सकर्मक, कर्म नहीं है क्रिया के साथ अकर्मक होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे प्रश्न आ गया कि अकर्मक क्रिया कौन सी है, और प्रश्न की प्रवृत्ति को जानना है, प्रकृति को जानना है। प्रश्न दो तरीके से बनेंगे, या तो सीधा क्रिया शब्द दे देंगे और दूसरी प्रवृत्ति प्रकृति बनेगी, उस क्रिया को पद के रूप में दे देंगे वाक्य प्रयोग में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों तरीके से प्रश्न आएंगे और दोनों तरीके से प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक आ गया जैसे खाना, सोना, पढ़ना, लिखना। मान लो ये प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आ गया। आते हैं ऐसे प्रश्न, बहुत आते हैं। ठीक है, सीधे शब्द दे देंगे तो आपको पहचान करनी है। ठीक है, और एक प्रश्न आ गया इस प्रकार, राम, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, या राम पुस्तक पढ़ता है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और आपको पहचान करनी है कि कर्म के आधार पर कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से उत्तर का क्या करते हैं, उत्तर की पहचान करते हैं, और यहाँ पर भी आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पहचान किस रूप में करें। तो आपको पहचान करने के लिए आपको विदित है कि हम क्या लगाते हैं, क्रिया के साथ क्या लगाते हैं, क्या। ठीक है, क्या प्रश्नवाचक शब्द हैं, और यदि उत्तर मिल रहा है तब तो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने लगाया क्या खाता, मतलब क्या खाता है, या मतलब खाना क्रिया खाता के रूप में यदि हम वाक्य बनाएंगे अपने जहन में, क्या सोना या सोता, क्या पढ़ता है या पढ़ना, क्या लिखना मतलब क्या लिखता है। राम क्या खाता है, उत्तर मिलेगा राम कुछ न कुछ तो खा रहा है। तो कर्म के रूप में उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया नहीं होगी। अर्थात खाना जो शब्द है, क्रिया शब्द, ये क्रिया शब्द सकर्मक होगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो वो खाएगा। इसको छोड़ते हैं फिलहाल, आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। पढ़ना, रमेश क्या पढ़ता है, कुछ न कुछ तो पढ़ता है, कुछ न कुछ तो उत्तर मिलेगा, कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कोई पाठ पढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब उत्तर मिल रहा है, मतलब कर्म जरूर है। कर्म जरूर होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा सकर्मक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लिखना। राधा क्या लिख रही है, राधा पत्र लिख रही है। ठीक है, तो सुलेख लिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कुछ न कुछ तो लिख रही है ना। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये हमारी सकर्मक हो गई, ये भी सकर्मक, ये भी सकर्मक। अकर्मक की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, अकर्मक की बात करते हैं। क्या सोना, राम क्या सोता है, अरे भाई सोना सोता है, राम क्या सोता है, राम सोना सोएगा और क्या सोएगा, और कोई उत्तर मिलेगा भी नहीं। अतः ये सोना जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी मित्रों, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आपका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ब। परीक्षा हॉल में आप ब करके आएंगे और आपको अंक मिल जाएगा। ठीक है,
अब इधर देखिए क्रिया क्या है, खाना। वैसे खाना क्रिया सकर्मक ऊपर बात कर दी, यदि शब्द के रूप में आए तो वो हो जाएगी खाना। अब यहां पर देखिए क्या लगाएंगे, कर्ता के साथ और क्रिया के साथ क्या लगाएंगे, क्या प्रश्नवाचक शब्द हम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए राम क्या खाता है, खाना खाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हिंदी में कहे तो सदस्यता ज़रूर लें, ठीक है। तो ये था उत्तर तक पहुंचने का तरीका। ये तो पहला तरीका है, और भी तरीके आएंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न और किस प्रकार से आएंगे अकर्मक और सकर्मक से संबंधित, उससे पहले जान लो कि अकर्मक क्रिया में और सकर्मक क्रिया में जो उत्तर तक कैसे पहुंचते हैं। तो कुछ उदाहरण लिख रहा हूं मैं, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, बात आई समझ में, पक्षी उड़ रहे हैं, बहुवचन के रूप में रहे हैं, तो हैं पर क्या बिंदी आएगी। दूसरा उदाहरण लूं मैं, दूसरा उदाहरण जो कि बहुत ही सोशल मीडिया पर सब लोग पूछते हैं, हालांकि मुझे भी पूछते हैं कि इसका जो उत्तर क्या होगा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न कई बार मुझे भी मिले हैं और आपको भी मिले होंगे। तो आइए ये भी उदाहरण ले लेते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यहां से बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, उत्तर तक पहुंचने का कॉन्सेप्ट, लकी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए बात कर रहे हैं यहां पर क्रिया क्या है, ठीक है। तो हम दूसरा तरीका देख रहे हैं पहचान करने का अकर्मक और सकर्मक क्रिया का। दूसरा तरीका यह है, पहला तरीका क्या था, क्या लगा दो क्रिया के साथ, उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक होगा। दूसरा तरीका यह है पद परिचय का। मतलब यह है कोई भी वाक्य होगा, क्रिया तो होगी जरूर होगी, बात समझ में आ रही है ना। कोई भी वाक्य होगा, क्रिया होगी, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य बनेगा ही नहीं, अधूरा है। आप भले ही दुनिया का कोई भी उदाहरण प्रस्तुत कर दो, उसमें क्रिया जरूर होगी, भले एक दो शब्द का हो, उसमें भी क्रिया जरूर होगी। उठो, जागो, खेलो, दौड़ो, ये भी अपने आप में वाक्य है, ठीक है। चलो उठो, तो क्रिया आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। क्रिया के बिना वाक्य बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वाक्य निर्माण के लिए क्रिया बेहद उपयोगी है, बेहद कारगर साबित होती है, उपयोगी साबित होती है, तभी वाक्य का निर्माण होगा, ठीक है। तो पद परिचय में आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो क्या होगी, क्रिया होगी, और क्रिया को करने वाला कौन होगा, कर्ता होगा। चूंकि हम पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया, तो यहां पर हम क्या लेंगे, कर्म लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम उत्तर की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर पक्षी उड़ रहे हैं, क्रिया देखिए, ये लो सब क्रिया, उड़ना। क्या क्रिया के अलावा कर्म दिया हुआ है? अब कैसे पहचान करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पद परिचय में हमने क्या देखा कि यहाँ पर कर्ता होगा, क्रिया होगी और कर्म होगा, क्योंकि कर्म के आधार पर हम क्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उड़ रहे हैं, यहाँ पर क्रिया क्या है, उड़ना क्रिया है, क्रिया क्या है, उड़ना क्रिया है। अब क्रिया के अलावा उड़ने का काम कौन कर रहे हैं, उड़ने का काम कौन कर रहे हैं, उड़ने का काम पक्षी कर रहे हैं, उड़ने का काम कौन कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर पक्षी उड़ने का काम कर रहे हैं, तो पक्षी क्या होंगे, कर्ता,
ठीक है, और उड़ रहे हैं। उड़ना क्या है यहाँ पर? क्रिया। क्या है यहाँ पर? क्रिया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्रिया आई हुई है और क्रिया के बाद सीधा कर्ता आया हुआ है और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सकर्मक क्रिया तभी होगी जब क्रिया के साथ कर्म दिया हुआ होता है, कर्म पर सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो उदाहरण है सकर्मक न होकर क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि पेड़ से पत्ता गिरता है। आपने कारक पढ़ा होगा। इसके बाद जब विकारी शब्द पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद कारक पढ़ेंगे, तो कारक वहाँ पर और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्रिया, ये लो क्रिया, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर क्रिया के साथ हम लगाएंगे क्या, और हमें उत्तर मिल रहा है क्या गिरता है सर? पत्ता गिरता है। अरे भाई ऐसा नहीं है, पत्ता कर्म नहीं है, पत्ता गिर रहा है, पत्ता गिरने का काम कर रहा है। पत्ता यहाँ पर क्या होगा? कर्ता होगा, क्योंकि गिर कौन रहा है? पत्ता गिर रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्योंकि कुछ लोग जो पढ़ते हैं या कुछ विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, परीक्षा हॉल में जाते हैं, एक ही तरीका अपनाते हैं कि क्रिया के साथ क्या लगा दो सीधा उत्तर मिलता है, तो सर हमारी तो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि हमारे वो सर ने बताया था कोचिंग में या हमने वहाँ पढ़ा था। ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो बढ़ गया है, बदल गया है, आपको भी साथ साथ बदलना होगा। तो यहाँ पर सही है कि गिरना क्रिया के साथ आप क्या लगा रहे हो, लगा रहे हो, और लगाने के बाद आपका उत्तर मिल रहा है पत्ता गिरा। लेकिन आपको ये भी थोड़ा आपका जो विवेक काम में लेना है कि गिरने का काम कौन कर रहे हैं? पत्ता। और आपको इतना तो पता ही है, जो काम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? कर्म या कर्ता? कर्ता कहेंगे। तो यहाँ पर पत्ता जो है वो कर्म न होकर कर्ता हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। पेड़ से यहाँ पर तो कोई कर्ता वगैरह या कर्म वगैरह कुछ है नहीं। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, अलगाव के भाव में अपादान कारक होगा। विदित है, कारक में हम अच्छे से पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या हो गया? अपादान कारक। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप खुद जवाब देंगे। पेड़ से पत्ता गिरता है, अकर्मक या सकर्मक? मैंने आपको पहले ही बता दिया, सकर्मक तभी होगा जब क्रिया के साथ कर्म दिया गया हो, क्रिया का प्रभाव कर्म पर हो, तभी हमारा सकर्मक होगा। क्या इस वाक्य में कर्म है? तो आइए देखते हैं। क्रिया है, ठीक है, कर्ता है, ठीक है, अपादान कारक है। कर्म कारक नहीं है तो कर्म कहाँ से होगा? और कर्म होगा नहीं, कर्म का अभाव है, बिना कर्म की क्रिया चल रही है, तो उत्तर भी क्या हो जाएगा? अकर्मक। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? अकर्मक हो जाएगा। कुछ और उदाहरण लेता हूं मैं। मित्रों, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपना जो काम है और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता हूं। अब देखिए मित्रों, यहां पर मैं कुछ उदाहरण लेता हूं। श्याम चलता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है। एक और उदाहरण ले लेता हूं। राधा तेज दौड़ती हैं, और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं हम।
ठीक है, इधर देखिए, पद परिचय के आधार पर हम कर्म के आधार पर क्रिया का विश्लेषण कर रहे हैं, क्रिया की पहचान कर रहे हैं। ठीक है, क्रिया, चलना क्रिया, चलने का काम कौन कर रहा है? राम। कर्ता प्लस क्रिया क्या कर्म है? कर्म के अभाव में यहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आइए दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। श्याम पुस्तक पढ़ता है, क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं भाई? श्याम कर रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। अब पुस्तक यहां करता नहीं होगी, वहां पत्ता करता था, क्योंकि पत्ता खुद गिर रहा था, खुद कार्य कर रहा था गिरने का। और यहां पर पुस्तक श्याम के द्वारा पढ़ी जा रही है। ठीक है, तो यहां पर पुस्तक कर्म है। पुस्तक कर्म होने की वजह से क्रिया जो है वो कर्म के आधार पर सकर्मक हो जाएगी। आई बात समझ में? तो देखिए यहां पर पुस्तक क्या हो जाएगी? कर्म हो जाएगी। फार्मूला बैठ रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगी? ये कर्म है, कर्म सहित सकर्मक क्रिया हो जाएगी। थोड़ा तीसरे उदाहरण की तरफ थोड़ी दृष्टि डालते हैं। तो देखिए, दौड़ती हैं, दौड़ने का काम कौन कर रही है? राधा। ये हो गई क्रिया। दौड़ने का काम राधा, तो हो गई राधा कर्ता। तेज क्या करेंगे सर? क्या दौड़ती हैं? तेज दौड़ती हैं। ऐसा कुछ उत्तर सटीक नहीं मिल रहा है। तो सर पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए क्या कि यहां पर पुस्तक हैं जो संज्ञा के रूप में है, यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कर्म जो हैं यहां पर दे रखा है पुस्तक, जो कि क्या है? विकारी है, विकारी शब्द है पुस्तक, संज्ञा। आई बात समझ में? लेकिन दौड़ती हैं से पहले, यानी कि दौड़ने से पहले अविकारी शब्द दे रखा है, क्रिया विशेषण शब्द दे रखा है। इस वजह से ये तो क्रिया विशेषण है सा, दौड़ना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया विशेषण है तेज। ठीक है, तो यहां पर कर्म नहीं होगा, ये तो क्रिया विशेषण है, कर्म नहीं है। कर्म नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं कि आपको सारा समझ में आ रहा है। सारा समझ में आ रहा है तो अपने मित्रों, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे, थोड़े और उदाहरण लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले अकर्मक और सकर्मक की पहचान के रूप में क्या लगाया था क्रिया के साथ, क्रिया शब्द के साथ क्या प्रश्न लगाकर हमने किया और उत्तर मिला। उत्तर मिलने की वजह से हम ये डिसाइड कर रहे थे, ये निर्णय ले पा रहे थे कि यहाँ अकर्मक होगा या सकर्मक। वहाँ पर भी आपकी स्थिति नहीं बनती है, आप उत्तर के नज़दीक नहीं पहुँच पाते हैं। तो मित्रों, दूसरा तरीका मैंने ये बताया, पद परिचय वाला। उम्मीद करता हूँ कि आप क्या वाले उस कंडीशन में आप उत्तर तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर मान लो उत्तर आपको नहीं मिले, ठीक है ना, तो पद परिचय की तरफ बढ़ेंगे आप। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका फेल हो जाता है, उत्तर तक नहीं पहुंच पाते हो तो चिंता नहीं करनी, हम तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने से किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो आइए मित्रों, हम तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। क्या है कॉन्सेप्ट तीसरा? तो आइए देखते हैं। पहला था क्या लगाएंगे क्रिया के साथ उत्तर तक पहुंचेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा पद परिचय,
क्रिया देखेंगे, कर्ता देखेंगे, कर्म देखेंगे, सब कुछ देखने के बाद पद परिचय करने के बाद हम अपने उत्तर तक पहुँचे थे। अब हम जो तीसरा प्रकार है, तीसरा कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप अच्छे से समझ लेंगे, अपने जहन में बिठा देंगे, तो कैसा भी प्रश्न आ जाए गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। चलिए मित्रों, तीसरा जो उदाहरण है, वो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, आप क्या करिए, काल परिवर्तन कर दीजिए। जो भी वाक्य दिया गया है, क्रिया का क्या करेंगे आप, काल परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, काल परिवर्तन करेंगे, और काल परिवर्तन करके हम देखेंगे। और काल परिवर्तन में भी आप कौन सा काल, भूतकाल में बदलेंगे वाक्य को, भूतकाल में बदलेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, सीधे उत्तर तक पहुंच जाएंगे आप। तो आइए धीरे धीरे सीखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण है, श्याम चलता है, और दूसरा उदाहरण है, श्याम कार चलाता है। श्याम चलता है और श्याम कार चलाता है, बदलेंगे किसमें, भूतकाल में बदलेंगे। यानी कि वर्तमान काल का वाक्य दिया हुआ है, भूतकाल में बदलेंगे। तो जब भूतकाल में बदलेंगे तो कर्ता के साथ कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। कर्ता के साथ यदि न लगेगा, कर्ता के साथ यदि न लगेगा, और कुछ वाक्य ऐसे होंगे कर्ता के साथ न नहीं लगेगा। आई बात समझ में? यदि कर्ता के साथ न लगता भी है, तब हम क्या करेंगे, कौन सा उत्तर सही करेंगे, और नहीं लगता है तो हम कौन सा उत्तर सही करेंगे। यहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है ना। अब देखिए, श्याम चलता है, भूतकाल में बदलिए, श्याम चला, पूर्ण भूतकाल में बदल दो, श्याम चला था। ठीक है, अरे आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? अब देखिए दूसरा, देखिए उदाहरण, इसको भूतकाल में बदलेंगे तो श्याम ने कार चलाई। मैंने क्या बोला, मैंने उस वक्त नहीं बोला ने क्या है, ने मैंने आपको यहां तक लाने का प्रयास किया। अब आप खुद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर कर्ता के साथ न आया हुआ है, भूतकाल का वाक्य बन गया है, ठीक है। यहां पर न नहीं है क्योंकि कर्म नहीं है, ठीक है। कर्म होता तो कर्ता के साथ हम न लगाते, कर्म नहीं है, समझ गए होंगे। कर्म नहीं है तो यह वाक्य हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। श्याम ने आ गया है, क्या चलाई, कार चलाई। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आपने काल बदला, क्या बदला, काल बदला, तो कार चलाई राम ने, सॉरी श्याम ने, ठीक है। तो आप पहुंच गए, कुल मिला के कर्ता के साथ न लगा, कार आया हुआ है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना, ये सकर्मक क्रिया है। काल परिवर्तन के आधार पर हम कर्म के आधार पर क्रिया का निरूपण कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए और क्या क्या परिवर्तन होगा, मतलब परिवर्तन कुछ नहीं, और क्या क्या चीजें मिली हमें काल परिवर्तन किया। तो काल परिवर्तन किया तो आपको पता होना चाहिए, क्रिया जो है यदि कर्ता के साथ हमने क्या लगाया, न लगाया, तो क्रिया बन गई सकर्मक। एक तो ये हो गई पहचान के रूप में। दूसरा और कॉन्सेप्ट मिला हमें, सकर्मक के साथ साथ हमें एक और मिला कि जैसे ही न लगा, क्रिया कैसी बन गई,
भूतकाल की। इतना ही नहीं, तीसरा कॉन्सेप्ट और निकल कर आ रहा है मित्रों। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि काल परिवर्तन में भूतकाल हमने पढ़ लिया कि काल कैसा होगा, क्योंकि कर्ता के साथ न लगेगा, भूतकाल जैसे ही बदलेंगे वाक्य को, ठीक है, क्रिया भूतकाल में हम बदलेंगे वाक्य में, तब कर्ता के साथ क्या लग जाएगा, न। सकर्मक होगा तो ही, देख लो इधर सकर्मक है तभी कर्ता के साथ क्या लगा, न। यहां सकर्मक नहीं अकर्मक है तो कर्ता के साथ न नहीं लगा, सीधा आ गया कर्ता, श्याम चला था, ठीक है। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है जो वो निकल कर आ रहा है मित्रों। एक तो क्या आया, क्रिया कैसी होगी, सकर्मक। यदि कंडीशन ध्यान रखनी है, कंडीशन ये है कि कर्ता के साथ न लगेगा तभी ये लागू होगी, ठीक है। सकर्मक काल भूतकाल, ठीक है। तीसरी बात है वाच्य जो होगा वो हमारा हो जाएगा कर्तृवाच्य। भूतकाल के वाक्य में क्रिया के साथ कर्म दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो कर्ता के साथ हम न लगाएंगे। भूतकाल का वाक्य है ही, हम बदल रहे हैं क्रिया को भूतकाल में। उसके साथ साथ तीसरा कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य, ठीक है। अब हम बात करेंगे मित्रों सकर्मक में उपभेद, एक कर्मक सकर्मक और द्विकर्मक सकर्मक। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, अंतर करेंगे, तुलनात्मक विधि से पढ़ेंगे हम। तो चलिए चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। अब देखिए मित्रों, सकर्मक में हम क्या करेंगे कि आपको परिभाषा तो मैंने बता दी कि सकर्मक कहते हैं कि कर्म सहित क्रिया, कर्म सहित क्रिया। वाक्य होगा, क्रिया होगी, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है, और कर्म होगा। पद परिचय में हमने जाना तो मुख्य शब्द या मूल शब्द इसमें क्या है, मूल शब्द है कर्म, साथ में क्या होगी, क्रिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दो भाग कर लेंगे, ठीक है। एक तो हो गया अपना एक कर्मक सकर्मक, एक हो गया द्विकर्मक सकर्मक। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा। एक कर्मक सकर्मक का उदाहरण ले लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं सीधा बता देता हूं। यहां पर क्रिया होगी, क्रिया के साथ कर्म होंगे। कर्म सजीव भी हो सकता है, कर्म निर्जीव भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है मित्रों, ध्यान रखना। कर्म जो होगा सजीव होगा और कर्म निर्जीव भी हो सकता है। यदि कर्म सजीव हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया के वाक्यों की बात कर रहा हूं, यदि कर्म सजीव हैं तो क्रिया के ठीक पहले को विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यापक जी ने छात्रों को पढ़ाना क्रिया, और कर्म क्या है छात्रों, सजीव कर्म। और सजीव कर्म छात्रों और क्रिया पढ़ाना के बीच में जो को विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो सजीव कर्म के लिए हुआ है। ठीक इसी प्रकार एक उदाहरण लेंगे हम अभी कि अध्यापक जी ने पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। अब आप मुझे बताइए कि पढ़ाया क्रिया और पाठ कर्म के बीच में क्या कर्म विभक्ति का प्रयोग हुआ, कर्म कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ? नहीं। कारण इतना कि यहां पर जो कर्म है वो कर्म निर्जीव कर्म है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सजीव कर्म होगा, सजीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग होगा, निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। सीधा क्या आ जाएगा, कर्म के बाद क्रिया। जैसे
अध्यापक जी ने छात्रों को पढ़ाया। अब देखिए, पद परिचय के माध्यम से देखते हैं तो आपको यहां पर कंफ्यूजन होने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों कंफ्यूज होंगे आप? को विभक्ति का प्रयोग है तो आप किसे या किसको क्यों लगाएंगे? आई बात समझ में? तो यहां पर भी आपको बताएंगे, आपको भ्रमित करेंगे कि भ्रमित तो कुछ नहीं, लेकिन आपका समय खराब करेंगे कि आप क्या कीजिए, यहां पर सजीव हैं, सजीव कर्म की पहचान करनी है तो किसे या किसको लगाएं? कहाँ जरूरत है? कर्म विभक्ति को का प्रयोग पहले से दिया हुआ है, तो आप अपने जहन विवेक का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्रिया क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अध्यापक जी। कर्ता क्रिया और कर्म। अब मुझे बताइए यहां पर कर्म कितने हैं? एक या बहुत, या दो से अधिक? एक ही है कर्म। कर्म क्या है? कर्म क्या है? एक ही है, इसीलिए ये सकर्मक तो जरूर है। सकर्मक में भी एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के अंतर्गत इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से। और एक उदाहरण और ले लेता हूं यहां पर। छात्रों को जगह मैंने लिख दिया पाठ। क्या लिख दिया मित्रों? पाठ लिख दिया। देखिए उदाहरण, अध्यापक जी ने छात्रों को पढ़ाया। ये तो ठीक है, सजीव कर्म है। निर्जीव कर्म ले तो क्या को विभक्ति का प्रयोग होगा? नहीं होगा। अध्यापक जी ने पाठ पढ़ाया। अध्यापक जी ने पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। हो गया ना? कर्म एक। अब देखिए यहां पर इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हम आगे समझेंगे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया को। तो अध्यापक जी ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। अब देखिए, अब समझने वाली बात है, द्विकर्मक क्रिया है ये। क्यों? क्योंकि यहां पर छात्रों को पाठ पढ़ाया। पाठ कर्म, छात्रों कर्म। एक कर्म सजीव है, एक कर्म निर्जीव है। हमेशा ध्यान रखना, यहां पर एक कर्म मुख्य कर्म है, प्रधान कर्म है, और दूसरा गौण कर्म है। आइए बात करते हैं। क्रिया के ठीक पास वाला मुख्य या प्रधान कर्म होता है, और मुख्य या प्रधान कर्म से पहले वाला कर्म जो कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को से जुड़ा हुआ हो और मुख्य कर्म से ठीक पहले हो, सजीव कर्म होगा, और सजीव कर्म गौण कर्म होगा। ठीक है, आई बात समझ में? और ये जो है वो मुख्य कर्म होगा। एक बात और कॉन्सेप्ट निकल कर आया बात कि सजीव कर्म गौण होगा, निर्जीव कर्म मुख्य होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मुख्य कौन सी क्रिया हो, सॉरी कर्म होगा, और गौण कर्म कौन सा होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, यहां पर पाठ जो है वो क्रिया से ठीक पहले कर्म के रूप में है तो मुख्य कर्म हो गया, और छात्रों है मुख्य कर्म से ठीक पहले कर्म कारक विभक्ति से जुड़ा हुआ शब्द छात्रों गौण हो जाएगा। गौण कर्म सजीव और मुख्य कर्म निर्जीव होता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। सकर्मक सकर्मक के दो भेद, एक कर्मक द्विकर्मक। एक कर्मक का उदाहरण हमने लिखा, अध्यापक जी ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक जी ने पाठ पढ़ाया। यहाँ पर छात्रों को सजीव है तो को विभक्ति का प्रयोग हुआ, निर्जीव पाठ को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर अध्यापक जी ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, सजीव कर्म निर्जीव कर्म को विभक्ति से जुड़े हुए हैं, और मुख्य जो होगा वो क्रिया से ठीक पहले होगा, और गौण होगा वो मुख्य कर्म के ठीक पहले होगा, या मुख्य कर्म के पहले होगा, को विभक्ति से जुड़ेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो देखिए मित्रों, कुछ और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
अब हम कर्म के आधार पर क्रिया के कुछ और उदाहरण लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कुछ और उदाहरण लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि मोहन ने क्या, जैसे मैं लिख रहा हूं, मोहन ने गाय को चारा डाला या खिलाया। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जैसे बहुत सारे ये उदाहरण बहुत ही प्रचलित है, जैसे जज या न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड सुनाया। ठीक है, तो तीसरा उदाहरण और लेते हैं। तीसरा उदाहरण है कि कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे यहाँ पर मोहन ने गाय को चारा खिलाया, कोई दिक्कत नहीं। अध्यापक जी ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, ठीक है, सरपंच जी ने कह दो या फिर राजा लिख दो, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने, कि कर्म के आधार पर क्रिया को विस्तृत तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा है हमने, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने दिए आपको। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर इन 3 उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सा उदाहरण एक कर्मक सकर्मक क्रिया का है, कौन सा उदाहरण द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का है। हम सकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सकर्मक क्रिया में एक कर्मक और द्विकर्मक पढ़ रहे हैं। अब देखिए, मोहन ने गाय को चारा खिलाया। मोहन ने गाय को चारा खिलाया। अब देखिए इधर खिलाने का काम कौन कर रहा है, मोहन। नया लगा हुआ है, सकर्मक तो है, फिक्स है। अब एक कर्मक है या द्विकर्मक, ये देखना है हमें। तो देखिए यहां पर क्रिया क्या है, खिलाना, ठीक है। और यहां आपको ध्यान रखना है चारा और गाय। क्या खिलाया, चारा खिलाया, यहां तक ठीक है। और चारा जो है वो सजीव है या निर्जीव, निर्जीव है, इसलिए ये मुख्य कर्म की भूमिका निभाएगा। ठीक है। अब गाय सजीव कर्म, गौण कर्म को विभक्ति से जुड़ा हुआ। समझ में आया कुछ पहले पढ़ा वो, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जज ने, सुनाने का काम जज ने किया, कर्ता, क्रिया मृत्युदंड अपराधी। मृत्युदंड सजीव या निर्जीव, चलो क्या दिया, क्या सुनाया, मृत्युदंड सुनाया। तो मुख्य कर्म, अपराधी सजीव गौण कर्म को विभक्ति से जुड़ा हुआ है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है। अब देखिए राजा ने दान देना, क्रिया देने का काम कर रहे हैं राजा, कर्ता, कंबल गरीबों। समझने वाली बात यहां पर आ गई है। अब यहां मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है आपका,
आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर जो एक कर्मक होगा या द्विकर्मक होगा। पहली बात तो राजा ने आया हुआ है, सकर्मक तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। बात यहां आकर अटक जाती है, परीक्षा हॉल में जब आप बैठेंगे तब आपके जहन में शंकाएं घर कर जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि यहां पर देने का भाव है, देने का भाव है। यहां पर हम पढ़ेंगे देने के भाव में, ठीक है ना। तो यहां पर एक उदाहरण हम बाद में लेंगे, उदाहरण तो पहले ले लिया था हमने कि राजा ने या सरपंच जी ने, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, ठीक है ना। तो अब हमें ध्यान रखना है कि देने के भाव में क्रिया होगी, यहां पर क्रिया के ठीक पहले क्या होगा, मुख्य कर्म होगा। चलो मैं उदाहरण लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है, समझ में अच्छे से आएगा। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझना है, यहां पर दान दिए, यहां पर क्रिया है दान देने के रूप में, ठीक है, कंबल और गरीबों। अब आपको यहां यह तय करना है कि ये एक कर्मक है या द्विकर्मक है। देखने से तो यही पता लगेगा कि ये द्विकर्मक क्रिया है, लेकिन ये द्विकर्मक क्रिया नहीं है। यही समझना है आपको कि मुख्य कर्म क्या है, यहां पर कंबल, और यहां पे गौण कर्म क्या है, गरीब है नहीं। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, देने के भाव में जो गौण कर्म होता है उसमें कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक हो जाता है। यही तो समझना है आपको, यही तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, कंबल मुख्य कर्म है, ठीक है, चलो एक कर्म तो मिला हमें। दूसरा है गरीबों को देने का भाव है। यहां पर देने के संदर्भ में, देने के भाव में गौण कर्म है, वो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक के रूप में हो जाएगा। तो जब संप्रदान कारक है तो कर्म कारक है ही नहीं, तो दूसरे को हम, गरीबों को हम कर्म कैसे मान लेंगे, नहीं ना। ये उदाहरण भी कारक में पढ़ेंगे तब संप्रदान कारक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक कर्मक क्रिया हो जाएगी, ये आप समझेंगे। आई बात समझ में, कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। थोड़ा और अलग से समझते हैं कॉन्सेप्ट को। देने के भाव में हमारे पास देना दो स्थितियां बनेगी। कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हम देते हैं वापस ले लेते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं जो हम देकर वापस नहीं लेते हैं। तो हमारे पास दो स्थितियां बनी या नहीं बनी, दो कॉन्सेप्ट है या नहीं, ठीक है। एक तो है कि वापस लेना और वापस नहीं लेना, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि वापस लेना और वापस नहीं लेना, वस्तुएं चीजें हैं, दान के रूप में होती है, वापस नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे वापस ले लेते हैं, जैसे मैंने किसी को पैसे दिए उधार, बिल्कुल वापस लूंगा। पुस्तक दिए पढ़ने के लिए, बिल्कुल वापस लूंगा। तब तो हमारे कर्म माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कर्म माना जाएगा। और कुछ चीजें हैं, कुछ काम हैं जो हम देकर वापस नहीं लेते हैं, जैसे पुरस्कार, ठीक है, और कोई भेंट उपहार हो गया, और दान, ये हम वापस नहीं लेंगे। अब क्या राजा वापस लेगा क्या कंबल गरीब बस, नहीं ना, ठीक है। तो यहां पर जो चीजें दी जाती हैं, अगर उन चीजों को हम वापस लेते हैं, थोड़े समय के लिए देते हैं फिर वापस ले लेते हैं। मैंने किसी को पैसे उधार दिए, पैसे उधार देने के बाद मैं वापस लूंगा, तो यहां पे कर्म हो गया पैसे, ठीक है। अब
जैसे मैंने पुस्तक पढ़ने के लिए आपको दी, आप वापस करेंगे रिटर्न, ठीक है। और मान लो मैंने आपको कोई पुरस्कार दिया, सम्मानित किया आपको पुरस्कार देकर, कोई भेंट उपहार दिया, वो वापस थोड़ी लूँगा मैं आपको, ठीक है। तो वो जो है भेंट हो गया, उपहार हो गया, या फिर जैसे राजा ने दान दिया तो दान हो गया, ये वापस नहीं लिए जाएंगे। वापस न लेने के कारण यहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। तो राजा ने कंबल दिए, कंबल में तो कर्म है, मुख्य कर्म, ठीक है। अब राजा ने जो गरीबों को दिए, यहाँ पे गरीबों जो है वो संप्रदान कारक हो जाएगा। जिसको दिए हैं ना गरीबों को वापस नहीं लेंगे ना, इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये निकल कर आया कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वापस लेते हैं उसमें संप्रदान कारक नहीं होगा, और चीज़ें देते हैं दान के रूप में, पुरस्कार के रूप में, भेंट उपहार के रूप में, वो चीज़ें, उन चीज़ों में क्या होगा, उन वस्तुओं में क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा और बाकी वालों से बेहतर लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो एक प्रेरणा के रूप में मेरे लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और मैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करता रहता हूँ। इसी के साथ घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।